नमस्कार, मैं प्रत्युष कुमार। आप सभी का पुनः स्वागत है शारदा कारखाना के इस YouTube चैनल पर। हम कल और परसों इकोनॉमी के इंट्रोडक्शंस उसके साथ इकोनॉमी का पार्ट 1 क्लास लिए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इकोनॉमी का अगले जो है राष्ट्रीय आय के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग का जो सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम लोग का जो सब्जेक्ट है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था, और जो हम लोग का टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। इसी का हम लोग का आज जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का ये आता है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। क्वेश्चन हमारा पहला ये है कि किसी भी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। किसी भी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गरीबी के अनुमानों के अनुपात से। पहला ऑप्शन है गरीबी के अनुपात से। दूसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय से। पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय से। तीसरा है राष्ट्रीय आय से। चौथा है बेरोजगारी से। ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। क ऑप्शन है गरीबी के अनुपात से, ख है प्रति व्यक्ति आय से, ग है राष्ट्रीय आय से, और घ है बेरोजगारी से। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है, हम किसी भी देश में जो गरीबी है, गरीबी को कैसे मापेंगे, उसका जो मापक होता है या फिर जो पैमाना होता है वो होता है वहाँ की प्रति व्यक्ति आय से। जितना किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा वो देश उतना ही गरीब माना जाएगा। और WHO के द्वारा, उसके साथ वहाँ की जो राष्ट्रीय एजेंसियाँ होती हैं, जो आयोग होती हैं, वो वहाँ पर एक गरीबी का मापन निर्धारित करती हैं। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होगा वह देश ज़्यादातर विकास करेगा। तो क्वेश्चन हमारा यह था किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, तो इसका जो आंसर है वह है प्रति व्यक्ति आय से वहाँ पर प्रतिबिंबित होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था। भारत का राष्ट्रीय आय का मापन किया गया था किसके द्वारा? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विलियम डिगबोई के द्वारा। पहला ऑप्शन है विलियम डिगबोई के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहला ऑप्शन है डिगबोई, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है रानाडे, चौथा है RB राव। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय का मापन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय आय के बारे में विचार किया गया था, और इसी में बताया गया था कि जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय हम लोगों का 20 रुपये बताए थे उन्होंने। ठीक है, और इनकी जो एक पुस्तक है द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में उन्होंने धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था। ठीक, उसके बाद जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? क्वेश्चन हम लोग का थर्ड जो है, क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ठीक है, ऐसे कौन कौन से लक्षण भारत में विद्यमान है जिससे ये पता चलता है कि भारत में ऐसी इकोनॉमिक है? ठीक है, इसका ऑप्शन है पहला पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रितवादी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ये इसका जो आंसर होगा
वो आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें जो पूंजीवादी है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिल के काम करते हैं। अर्थात हम निजी फैक्ट्री भी लगाएंगे और सरकार भी अपनी फैक्ट्री लगाएगी। अगर निजी फैक्ट्री लगाते हैं तो हमारी पूंजीवादी हो जाएगा, अगर सरकार फैक्ट्री लगाती है तो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो भारत में इन निजी के साथ साथ सरकार भी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाती हैं, इसलिए भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किया जाता है। ठीक है, भारत का जो नेशनल इनकम है वह किसके द्वारा नापा जाता है या किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन या फिर आकलन किसके द्वारा किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है योजना आयोग के द्वारा, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है रिजर्व बैंक, चौथा है CSO। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किसके द्वारा किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है योजना आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है रिजर्व बैंक और चौथा है CSO। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो होगा CSO। CSO जो है एक सरकारी संस्था है जो भारत में राष्ट्रीय आय का समूहों का मापन करता है। यह पहले NSSO के नाम से था। ठीक है, ये पूछ सकता है कि जो हम लोग का CSO है वो पहले किस नाम से था, तो NSSO के नाम से था। वो गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी भी मापा करता था, लेकिन उसको उसका नाम चेंज करके या फिर उसको किसी CSO में ही संलग्न कर दिया गया या फिर मिला दिया गया था। क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का CSO। ठीक, अगला हम लोग का क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की जो दर है वह ऊंची होते हुए भी समृद्धि दर, जो हम लोग का डेवलपमेंट सिस्टम है, वो कम होने का कारण क्या है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है ऊंची जन्म दर, दूसरा है विदेशी सहायता का नीचा स्तर, तीसरा है नीचा पूंजी और उत्पादन, चौथा है ऊंची पूंजी और उत्पादन अनुपात। क्वेश्चन यह है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम क्यों है। इसका जो हम लोग का आंसर होगा वह आंसर होगा ऊंची पूंजी के साथ साथ जो हम लोग का उत्पाद अनुपात है, जिस रेशियो में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसका रेशियो। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन क्या है कि हम लोग का बचत और पूंजी का जो निर्माण है ये हम लोग का हाई होते हुए भी जो हम लोग का डेवलपमेंट है वो नीचे क्यों है। तो रीज़न यही है कि ऊंची पूंजी के साथ साथ उत्पाद अनुपात। अगला हम लोग का क्वेश्चन आता है कि 1949 में, क्वेश्चन यह है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया था। क्वेश्चन यह है कि 1949 में राष्ट्रीय आय के अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है R राव, दूसरा है महानविक, तीसरा है RB राव, चौथा है KN राज। क्वेश्चन यह है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा महानविक। ठीक है, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भारत में, क्वेश्चन है भारत में एकल सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए निम्न में से कौन से वर्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापन का जो वर्ष है किस वर्ष के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है 2011-12, ख है 2004-05, ग है 2014-15 और घ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो हम लोग का आंसर होगा
वो होगा वर्ष 2011-12। ठीक है, अगर हम लोग अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं तो वो करते हैं 2011-12 के आधार पर। ठीक, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पे प्रकाशित किया जाता है। और आपको बता दें कि बजट पेश होने से पहले, बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग पेश करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, कुछ पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन ये है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो है, आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण को जो प्रकाशित करता है वो है वित्त मंत्रालय है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में, क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? भारत में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बचत में सबसे ज़्यादा अपना भूमिका निभाता है? तो वो है पहला बैंकिंग, दूसरा निर्यात, तीसरा घरेलू क्षेत्र, चौथा निजी कॉर्पोरेट दर। क्वेश्चन आपका यह है कि भारत में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा बचत निभाता है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक जो विकास है वो सामान्यतः युग्मित होता है कैसे? ठीक, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अस्फीति के द्वारा, दूसरा स्फीति के दर, तीसरा स्टैगफ्लेशन के द्वारा, चौथा है अतिस्फीति के दर। क्वेश्चन आपका यह है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है क अस्फीति के दर के द्वारा, ख स्फीति दर के द्वारा, ग स्टैगफ्लेशन के द्वारा, घ अतिस्फीति के दर के द्वारा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा स्फीति दर के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कंप्लीट है। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो आता है देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? अगर हमारे देश का विकास हो रहा है तो निम्न में से कौन सा ऐसा जो तत्व है जो अनार्थिक है या फिर उसका कोई अर्थ नहीं है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है शक्ति संसाधन, तीसरा जो है आपका शक्ति संसाधन है, चौथा है पूंजी संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन आपका यह है कि देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनार्थिक है? इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सामाजिक व्यवहार, क्योंकि हमारे देश में विकास करने के लिए सामाजिक व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे किसी भी देश में विकास होने के लिए प्राकृतिक संसाधन जो हमें खनिज के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, उसके बाद शक्ति जो हमें पावर मिलेंगे, एयर पावर, उसके बाद हम लोग का वाटर पावर, उसके बाद जो हम लोग का सौर हो जाएगा, सन पावर, थर्मल पावर इत्यादि के द्वारा। ठीक है, और पूंजी संसाधन मतलब फाइनेंशियल से जो जुटा हो वो, इसमें सामाजिक जो व्यवहार है वो कहीं से भी उसमें अपना आर्थिक तत्व की भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार। उसके बाद जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है वो होता है कि यह विचार, एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट यह है कि यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में, जो भारत में नियोजन होगा, जो योजनाएं लाई जाएंगे, उसमें वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? क्वेश्चन ये है, यह किसका विचार है जिसने कहा है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना पड़ेगा? इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा यशवंत सिन्हा, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा है मनमोहन सिंह। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि यह विचार किसका है जिसने
एक स्टेटमेंट दिया है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना जरूरी है या फिर आवश्यक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अमर्त्य सेन। ठीक है, ये मानव संसाधन पर एक प्रोफेसर है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें यह कहा गया है कि यदि, क्वेश्चन ये है कि यदि एक दी गई समयावधि में, यदि एक दी गई समयावधि में कीमतें, जो हम लोग का प्राइस है, और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय कैसी होगी? वास्तविक आय कैसी है, क्या होगी, वास्तविक आय क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यदि एक दी गई समयावधि में जो हम लोग का प्राइस है, प्राइस भी बढ़ गया है, और मौद्रिक आय जो इनकम भी है, इनकम भी बढ़ गया है, अगर ये दोनों हमारा बढ़ गया है तो क्या होगा, वास्तविक आय पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, इसके 3 ऑप्शन है। पहला है दोगुनी हो जाएगी हमारी आय, दूसरा एक आधी हो जाएगी, इसको आधी लिख दिया जाए, आधी हो जाएगी, तीसरी अपवर्तित होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो आंसर होगा कि अपवर्तित रहेगी, क्योंकि हमारा जो इनकम है, इनकम भी बढ़ रहा है, उसके बाद जो हम लोग कीमत है, जो प्राइस है, वो भी बढ़ रहा है, इसलिए अपवर्तित रहेगा। ठीक है, तो अगर आय भी बढ़ रहा है और कीमतें भी बढ़ रही हैं तो अपवर्तित रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आता है हम लोग का, वो क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ठीक है, ये है पिछड़ी, ऑप्शन अब में आपको दिया गया है। ऑप्शन है पिछड़ी, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। 4 ऑप्शन है, पहला है पिछड़ी, दूसरा विकसित, तीसरा अल्प विकसित, चौथा विकासशील। पिछड़ी, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित। इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकासशील, क्योंकि जो हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं ना कि डेवलप्ड हो चुके हैं। पिछड़ी का मतलब यह है कि पूरा पिछड़े हुए हैं या फिर हमारा विकास नहीं हो रहा है, एकदम न्यूनतम विकास दर है। विकसित का मतलब है कि हम लोग पूरा डेवलप कर चुके हैं, और यहाँ विकसित में ये होता है कि जो हम लोग का टर्सरी सेक्टर है या फिर थर्ड सेक्टर जो है, थर्ड सेक्टर जिसमें हम लोग का ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद बैंक आ जाएगा, ये हम लोग का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये अभी हम लोग इन सब क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का जो हम लोग का अर्थव्यवस्था है वो एक विकासशील है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के पायनियर किसको कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में पायनियर किसको कहा जाता है? और पायनियर का ही एक जो शब्द है उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अग्रदूत। ये क्वेश्चन शायद कल कराया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के पायनियर किसको कहा जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा नरसिम्हा राव, तीसरा बिमल जलान, चौथा चिदम्बरम। ठीक है, इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पायनियर किसको कहते हैं उदारीकरण का, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की राष्ट्रीय आय में, क्वेश्चन ये है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सर्वाधिक। ठीक है, इसके जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है वो है सर्वाधिक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 है लेकिन एक इसमें सभी दिया गया है। पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा है उद्योग क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र। ये जो हम लोग है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा और तीसरा टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा जो है इसमें ऑल कर दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा टर्सरी सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी?
1991 में जो हम लोग LPG लाए थे उसकी मुख्य रणनीति क्या थी, क्योंकि LPG को अगर हम लोग विस्तार करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। ठीक है, 1991 में हम लोगों ने एक नीति लाई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, उसका नाम था LPG। वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, वो हम लोग उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला आपका ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, लेकिन ऑप्शन जो टाइप किया गया है वो गलत किया गया है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या था कि 1991 में जो हम लोग नई आर्थिक नीति लाए थे उसका मुख्य रणनीति क्या था, तो उसमें सभी हो जाएगा, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय का 4 ऑप्शन दिया गया है। सरकार की वार्षिक आय होती है, दूसरा है कि उत्पाद के कार्यों का योगफल होता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग होते हैं और निर्यात में से आयात घटाकर निकाला जाता है। क्वेश्चन आपका ये है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सरकार का वार्षिक आय, दूसरा उत्पाद कार्यों का योगफल, तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग और चौथा निर्यात में से आयात को घटाकर। ठीक है, इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि उत्पादन कार्यों का योगफल। ठीक है, कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो उत्पाद कार्यों का योगफल होता है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है हम लोग का कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो जब करते हैं तो उसमें से किसका प्रयोग करते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है उत्पत्ति गणना, दूसरा आय विधि गणना, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका यह है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है उत्पत्ति की गणना, आय विधि की गणना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, हम लोग उत्पत्ति जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसके साथ और जो उसका इनकम या फिर जो उसका प्राइस होता है, इन दोनों के आधार पर हम लोग अपने यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं या फिर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तो उत्पत्ति गणना के आधार पर और आय विधि के आधार पर किया जाता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना भारत में कब हुई थी। भारत में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना कब की गई थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1952, तीसरा 1949, चौथा 1958। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है 1950, दूसरा दिया गया है 1952, तीसरा दिया गया है 1949, चौथा दिया गया है 1958। ठीक है, इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा 1950। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है वो आता है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई जो भत्ते होते हैं निर्धारित करने का आधार क्या है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन ये है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है जीवन स्तर, तीसरा है उपभोक्ता मूल्य, चौथा है राष्ट्रीय आय। ठीक है, भारत में कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होता है किसके आधार पर उसको आधार दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा उसका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नेशनल इनकम के द्वारा। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है वो आता है 22 नंबर। व्यय विधि के माध्यम से जो हम लोग को जीएनपी निकालते हैं,
जीएनपी जो होता है कि गणना में क्या शामिल नहीं की जाती है। व्यय विधि के मामले में जो हम लोग जीएनपी निकालते हैं इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सकल निजी निवेश, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है सकल निजी निवेश। दूसरा है निव्वल विदेशी निवेश। तीसरा है मूल्य ह्रास व्यय। चौथा है निजी उपभोग व्यय। क्वेश्चन आपका यह है कि व्यय विधि के माध्यम से जो हम लोग जीएनपी निकालते हैं उनमें क्या शामिल नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सकल निजी निवेश, दूसरा निव्वल विदेशी निवेश, तीसरा है मूल्य ह्रास व्यय, चौथा है निजी उपभोग व्यय, ठीक है। इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा मूल्य ह्रास व्यय, ठीक है। अगला जो हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर ये है कि भारत में गरीबी रेखा, क्वेश्चन ये है कि भारत में गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। भारत में गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, मूल्य ह्रास, सोने का रिजर्व। भारत में जो गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है, तो उत्पाद, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है मूल्य ह्रास, चौथा है आपका सोने का रिजर्व, ठीक है। क्वेश्चन आपका फिर से बता दें कि भारत में गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है, तो आपका करता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम लोग का ये है 24 नंबर कि 25 निम्नलिखित में से क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष उदाहरण का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष उदाहरण का एग्जाम्पल नहीं है। पहला है व्यय कर, दूसरा सीमा, तीसरा उत्पाद में वृद्धि, चौथा जनसंख्या नियंत्रण। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो सरकार तुरंत या फिर प्रोडक्शन के साथ साथ ही ले लेती है, और प्रत्यक्ष कर वो होता है जो हम लोग बिक्री के साथ लेते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष कर हम लोग इसमें जो होगा वो क प्लस घ दोनों हो जाएगा, क्योंकि व्यय कर जो है वो हम लोग का प्रत्यक्ष कर है और जनसंख्या नियंत्रण कोई टैक्स ही नहीं होता है, ठीक है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, और यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, गरीबी से निपटने के उपायों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। गरीबी से निपटने के उपायों में निम्न शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि गरीबी से निपटने के लिए निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन है। सरकारी अनुदान, समान वितरण, तीसरा है उत्पाद में वृद्धि, चौथा है जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। क्वेश्चन आपका यह है कि गरीबी से निपटने के उपायों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस चारों ऑप्शनों में हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सरकारी अनुदान, ठीक है। उसके बाद आज का जो हम लोग का इकोनॉमी का जो सेक्शन था, सेकंड सेक्शन, यहीं से समाप्त किया जाता है। सो थैंक यू। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं, और तुरंत करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो समीर सर के द्वारा लिया जाएगा, और हर दिन या फिर प्रतिदिन अब नए सब्जेक्ट की भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।